इस मूवी की शुरुआत में हमें एक रेसिंग कोर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे रेसर्स आपस में रेस कर रहे होते हैं और उन्हीं रेसर्स में से एक रेसर हमारे इस मूवी का मेन लीड है, जिसका नाम ली यून शांग है। और उस रेस को जीतने के बाद ली यून शांग वहाँ से जाने लगता है और तभी वहाँ पे उसकी बचपन की दोस्त जिसका नाम काशा होता है, वो यून शांग को उस रेस को जीतने के लिए कांग्रेट्स करती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले उन दोनों के पास एक मास्क्ड मैन आता है जो कि यून शांग की बाइक की काफ़ी तारीफ़ करने लगता है। हालांकि यून शांग उसकी बातों पे ध्यान दिए बिना ही चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें एक भविष्यवाणी से बताया जाता है कि आज से 3000 साल पहले कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अर्थ और हेवन के बीच का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हेवन के सभी गॉड्स एक साथ मिलकर हेवन के अंदर एक नया सेलेस्टियल ऑर्डर पास करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पे 4 बड़े क्लैंस इसी प्रॉब्लम का फ़ायदा उठा के अपनी पावर्स को बढ़ाने में लग जाते हैं और थोड़े ही समय के बाद ये चारों क्लैंस एक बड़े और पावरफुल क्लैंस के रूप में दुनिया के सामने आते हैं, जिसमें से पहले क्लैन का नाम डार्क क्लैन होता है और प्रेजेंट टाइम में ये क्लैन उन चारों क्लैंस में सबसे पावरफुल क्लैन है। वहीं दूसरे, तीसरे और चौथे क्लैन का नाम ली क्लैन, सॉन्ग क्लैन एंड शंग क्लैन होता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक और बात बताई जाती है कि डार्क क्लैन के रूल में डोंगहाई सिटी में कई सालों से वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम चल रही है और ये वही जगह है जहाँ पे हमारा हीरो ली यून शांग रहता है। इसी के साथ में सीन चेंज होता है और हम डोंगहाई सिटी के अंदर स्पीड कोरियर ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पे ली यून शांग एक पार्ट टाइम जॉब करता है और इस ईमानदारी के जॉब के साथ साथ ली यून शांग स्मगलिंग का भी काम करता है, जिसमें वो इलीगल चीज़ों को पुलिस से छुपा के बड़ी ही सावधानी के साथ लोगों को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन आज के दिन उसे स्मगलिंग से हट के कुछ और काम करने को मिलता है, जिसमें उसे कैट को डिलीवर करना होता है। लेकिन जब वो उस कैट को डिलीवर करने के लिए उस पिंजरे पे लिखे हुए पते पे जाता है तो वहाँ पहुँच के उसे पता चलता है कि वो एक फेक एड्रेस है। जिसके बाद वो काफ़ी सोच में पड़ जाता है और काफ़ी सोचने के बाद आखिरकार वो उस कैट को अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला करता है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक क्लब का सीन देखते हैं और इस क्लब में काशा अपना सिंगिंग परफॉर्मेंस दे रही होती है। असल में काशा उस क्लब के अंदर एक सिंगर की जॉब करती है और अपना परफॉर्मेंस ख़त्म करने के बाद काशा तेज़ी से यून शांग से मिलने के लिए बाहर आती है। जिसके बाद यून शांग उसे वही कैट गिफ्ट देता है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था और काफ़ी बातें करने के बाद वो दोनों यून शांग के घर के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम एक बड़ी सी बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे डार्कलैंड का थर्ड प्रिंस यानी कि आओ बिंग किसी बिजनेस रिलेटेड मैटर की वजह से वहाँ पे आया होता है। वो लोग अपने मैटर पे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे यून शांग और काशा दोनों आ जाते हैं। जिसके बाद आओ बिंग की नज़र यून शांग के बाइक पे पड़ती है और आओ बिंग यून शांग को उस बाइक को बेचने के लिए फोर्स करने लगता है, लेकिन यून शांग इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिए बिना ही जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम यून शांग के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे यून शांग के डैड और उसका बड़ा भाई दोनों यून शांग का वेट कर रहे होते हैं। हालांकि यून शांग और उसके डैड के बीच में कुछ पंगा होता है और ये पंगा यून शांग के कुरियर कंपनी में काम करने की वजह से होता है। और जब वो तीनों एक साथ डिनर कर ही रहे होते हैं तो इसी पंगे की वजह से यून शांग और उसके डैड में लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद यून शांग तेज़ी से काशा के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यून शांग को ये बात पता नहीं होती है कि रास्ते में कोई उनका पीछा कर रहा है और वो लोग जो यून शांग का पीछा कर रहे होते हैं असल में वो लोग आओ बिंग के बॉडीगार्ड्स होते हैं, जो कि सही समय देख के यून शांग से वो बाइक छीनने के लिए आए होते हैं। लेकिन काफ़ी लड़ने के बाद भी आओ बिंग और उसके बॉडीगार्ड्स यून शांग से वो बाइक नहीं ले पाते। जिसके बाद आओ बिंग का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आओ बिंग असल में वही आओ बिंग है जो कि 3000 सालों पहले स्पिरिट पल की पावर्स के साथ बॉर्न हुआ था। और अगर आपको निंजा और आओ बिंग की स्टोरी नहीं पता है तो आप हमारे पिछले वीडियोस के थ्रू निंजा और आओ बिंग की स्टोरी को देख सकते हैं, जिसे मैंने हाल ही में निंजा मूवी के 3 वीडियोस के अंदर कवर किया है। इन वीडियोस का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।
आप वहाँ से जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं इस मूवी की तरफ। और ऑबिंग स्पीड पल का यूज़ करके युनशांग और काशा पे हमला करने लगता है, जिसकी वजह से युनशांग और काशा दोनों बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। और युनशांग को बुरी तरह से पीटने के बाद ऑबिंग उसकी बाइक लेके मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि ऑबिंग वहाँ से जा पाता, युनशांग की बॉडी में भी कुछ होने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि युनशांग निजा का ही एक रिनकार्नेशन है, जिसकी डेमोनिक पावर्स अब तक लॉक थी। लेकिन ऑबिंग की वजह से निजा की डेमोनिक पावर्स अब दोबारा से अवेक हो गई हैं। और पावर्स दोबारा से मिलने के बाद युनशांग ऑबिंग और उसके बॉडीगार्ड्स को बुरी तरह से मारने लगता है। युनशांग उन लोगों को मारना शुरू ही करता है कि वो सभी उससे डर के वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ युनशांग निजा की इतनी सारी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी बेहोश होके वहीं पे गिर जाता है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम डोंगहाई सिटी के एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक डॉक्टर युनशांग का चेकअप कर रही होती है। ये वही लड़की होती है जो कि कुछ दिनों पहले युनशांग और बाकी सभी के साथ में रेस कर रही थी। और युनशांग उसे देख के सबसे पहले उसका नाम पूछता है, जिस पे वो डॉक्टर उसे बताते हुए कहती है कि मेरा नाम शू जुन जू है और कल रात को ये अनजान आदमी तुम्हें यहाँ पे ड्रॉप करके गया था। वो आगे बोल ही रही होती है कि तभी युनशांग को कुछ होने लगता है। असल में ये सारी चीज़ें युनशांग की बॉडी के अंदर निजा की पावर्स अवेक होने की वजह से हो रही होती हैं। और जब युनशांग होश में आता है तो वो तेज़ी से काशा से मिलने के लिए जाने लगता है, जो कि पास वाले रूम में ही एडमिट होती है। वहाँ पहुँच के वो देखता है कि उस रात की एक्सीडेंट की वजह से काशा का एक पैर अब काशा के पास नहीं है। और काशा की ऐसी हालत देख के युनशांग का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुँच जाता है, जिसके बाद वो तेज़ी से ऑबिंग को मारने के लिए जाने लगता है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, वहाँ पे डार्कलैंड के लोगों की एंट्री होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डार्कलैंड का सीईओ, जो कि ऑबिंग का डैड होता है, वो युनशांग से पर्सनली माफ़ी मांगने के लिए आया होता है। साथ ही साथ वो युनशांग की बाइक, जिसे ऑबिंग युनशांग के बेहोश होने के बाद उठा ले गया था, वो उस बाइक को भी युनशांग को लौटाने लगता है। साथ ही साथ वो युनशांग से माफ़ी मांगने के लिए उसके लिए एक गिफ्ट भी लाया होता है। लेकिन उनके इस हरकत की वजह से युनशांग और भी ज़्यादा भड़क जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में डार्कलैंड के लीडर से कहता है कि अगर तुम सच में मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो तो अगली बार इन सामानों की जगह पे अपने बेटे का पैर लेके आना। और ऐसा बोल के युनशांग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और युनशांग के जाने के बाद डार्कलैंड का लीडर अपने लोगों को युनशांग को मारने का ऑर्डर देते हुए कहता है कि इससे पहले कि वो अपनी पावर्स को मास्टर करे, हमें उसे जल्दी से जल्दी मारना होगा। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि डार्कलैंड वाले वहाँ पे युनशांग से माफ़ी मांगने के लिए नहीं आए थे। वो लोग तो असल में ये कंफर्म करने आए थे कि क्या युनशांग सच में निजा का रीइंकार्नेशन है या फिर नहीं। और युनशांग के एक्शन को देख के डार्कलैंड के लीडर को ये समझ आ जाता है कि असल में युनशांग ही निजा का नेक्स्ट रीइंकार्नेशन है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि युनशांग को जान से मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। और युनशांग उन्हें देख के काफ़ी घबरा जाता है, जिसके बाद वो उन लोगों के अटैक से बच के तेज़ी से वहाँ से भागने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग युनशांग का पीछा नहीं छोड़ते। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं।